नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रोश चौहान आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम NCERT CBSE बेस्ड सामाजिक विज्ञान से संसाधन एवं विकास कक्षा 8 के लिए भूगोल के पाठ्य पुस्तक से चैप्टर 1 पार्ट 1 को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और बारीकियों से जानेंगे। तो चलिए आज हम चैप्टर 1 संसाधन से शुरुआत करते हैं। संसाधन चैप्टर 1 जियोग्राफी क्लास 8 का ये हमारा पहला चैप्टर है, संसाधन रिसोर्सेज। तो संसाधन को पहले पढ़ने से पहले माय फ्रेंड्स हमें इस टॉपिक को समझना अति आवश्यक है। यदि हम ये टॉपिक क्लियर करके रखेंगे तो हमें आगे पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा चैप्टर का मेन हेडलाइन है, टॉपिक है। तो संसाधन होता क्या है पहले हम इसे समझ लेंगे। ओके, तो संसाधन हमारे लिए पर्यावरण में उपलब्ध ऐसी सभी सामग्री जो मनुष्य के लिए अति आवश्यक होती है, यानी उनके लिए उपयोगी होती है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। हमारी आवश्यकताएं जो हम डेली लाइफ में यानी कि रोज़मर्रा लाइफ में जिन जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीवन शैली को जीने में, उन सभी चीज़ों में हमारे लिए उपयोग की हुई वस्तुएं ही हमारे लिए संसाधन कहलाती हैं। वो फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम रोज़ खाने के लिए खाना का उपयोग करते हैं, पीने के लिए पानी का उपयोग करते हैं, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ों का उपयोग करते हैं, कहीं आने जाने के लिए वाहनों का उपयोग करते हैं, या फिर बैठने के लिए चेयर का उपयोग करते हैं, सोने के लिए बेड का उपयोग करते हैं, या फिर खाना बनाने के लिए जो हम जिन चीज़ों का इंडक्शन गैस या फिर जो भी आपके लिए सामग्री जो आपके लिए उपयोगी है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, वही चीज़ों को हम, उन्हीं वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं माय फ्रेंड्स। ओके, तो आपके लिए जैसे आप क्लास में पढ़ते हो तो आप ही की ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही क्लास में हर वो सामान रखी जाती हैं जो बच्चों के लिए अति आवश्यक होती है क्लास में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डेस्क आपके लिए, चेयर के टीचर्स के लिए चेयर, बोर्ड आपके लिए चॉक, डस्टर या आजकल मार्कर, जो भी वाइट बोर्ड के लिए जो आता है, या डिजिटल बोर्ड भी आजकल आ चुका है। प्लस इन सब के ध्यान में रखते हुए आपके लिए कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर, खेलने के लिए जो भी आपकी व्यवस्था है, स्कूल से रिलेटेड जो भी बच्चों को ध्यान में रखते जो भी आपको नज़र आता है और उन चीज़ों से आपको फ़ायदा होता है, उन्हीं चीज़ों को, वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। आई होप माई फ्रेंड्स इतना में आपको समझ में आ गया होगा कि संसाधन किसे कहते हैं, और संसाधन ही है हमारा जीवन शैली को ईजी बनाने का मुख्य वस्तु। यदि ये हमारी लाइफ में ना हो तो हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कठिन होगी। तो पहले तो हम संसाधन को, आप सुनते ही देखते ही माइंड में ये कैप्चर कर लीजिए कि संसाधन इट मीन्स वस्तु, और वस्तु यानी ऐसी वस्तु जो आपके उपयोगी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट वस्तु जो आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए उपयोगी है? सबसे पहला नंबर पे है मोबाइल। ओके मोबाइल ऐसा है कि विदाउट मोबाइल के कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ तक कि पढ़ाई तक भी नहीं हो सकती। तो वो हमारा तो सबसे मेन हो गया संसाधन है। इसके बगैर तो और क्या एग्जाम्पल दूँ संसाधन में, जिनका उपयोग हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो आइए माय फ्रेंड्स इस चैप्टर को भी और अच्छे से समझें। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको यह भी समझाना चाहती हूँ कि पहला जैसे आप संसाधन को समझें, हम इन चैप्टर में संसाधन के प्रकार और संसाधन के संरक्षण को भी समझेंगे। कैसे समझेंगे? चैप्टर को पढ़ के समझेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। संसाधन। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, है ना, इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें,
इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है ना। इसमें दो बच्चे हैं जो अपनी अम्मा की घर की सफाई में उनका सहयोग कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। जैसे आप करते हो घर में, मम्मी कुछ बोलती हो कि घर के कुछ काम में हमारी हेल्प करो, तो आप उनके लिए हेल्प करते हो ना। उसी तरीके से ये बच्चे भी अपनी अम्मा की मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद करते हुए वो ये भी सोच रहे हैं, जो भी उनके सामने जिन जिन चीज़ें को वो देख रहे हैं उनको, उनके उपयोग के बारे में ये सोच भी रहे हैं कि हम इन्हीं का उपयोग क्यों करते हैं, आखिर ये है क्या हमारे लिए। तो अम्मा ने बताया कि ये संसाधन है ना, ये संसाधन है। अब उसमें राजू ने प्रश्न किया कि संसाधन क्या होता है, संसाधन क्या होता है। अम्मा ने बताया कि हर वो वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, है ना, हम कपड़े पहनते हैं, बर्तनों को रखना, धोना, खाना बनाना, उसमें खाना, अनाज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पेट भरने के लिए कंघी हमारे बालों के लिए इम्पोर्टेंट है, शहद की बोतलें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि शहद का उपयोग हम खाने के लिए करते हैं और बाकी बहुत चीज़ों में शहद काम आती है, कुछ कुछ घरेलू उपचारों में भी काम आती हैं। किताबें जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं और बहुत चीज़ों किताबों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इन सभी चीज़ें जो हमारे सामने है वो हमारे लिए ही उपयोगी है ना, तो इन्हें ही हम संसाधन कहेंगे, ये अम्मा ने कहा, है ना। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे सभी एक संसाधन है ना प्यारे बच्चों। इसमें आपको, इस पैराग्राफ में आपको यह बताया जा रहा कि हम अपने चारों ओर कहीं पर भी देखते हैं, अपने घर के आसपास, अपने माहौल के आसपास, स्कूल या कहीं भी हम रहते हो, तो हम अपने चारों ओर देखेंगे तो हमें संसाधन ही दिखेंगे, हर वो प्रकार के संसाधन जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे कि हमें प्यास लगने पे जल हम पीते हैं तो हमारी प्यास बुझती है, और जो विद्युत जिन घरों में हम इस्तेमाल करते हैं बिजलियों के, आप जान रहे बिना बिजलियों का हमारे जीवन काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होंगी। यदि हम विद्युत का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे लिए कुछ भी पॉसिबल अभी नहीं है। मोबाइल में ना चार्ज होगा, ना हम टेलीविज़न देख पाएंगे, ना हम घर के लाइट के थ्रू कुछ भी कर पाएंगे। नाइट में हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना होगा और भी बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा यदि हम आसान बनाने के लिए इन संसाधनों को न उपयोग करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्कूल जाते हैं तो या तो रिक्शे का आप इस्तेमाल करते हो या तो ऑटो बस का इस्तेमाल करते हैं। पाठ्य पुस्तकों से आप अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत से चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, पेंसिल, पेन, कॉपी, किताबें, इनसे आपको सहयोग मिलता है बहुत ज्ञान को प्राप्त करने में, समझने में। ये सभी क्या है आपके लिए, ये सभी उपयोगी है ना, इसलिए इन्हें हम संसाधन कहेंगे। ये सभी आपके लिए संसाधन है। इसमें जैसे आपके फादर हो गए हैं, आप जो नाश्ता करते हो, खाना खाते हो, तो उसमें जो प्रयोग की गई जो सब्जियां होती है ना, वो सब्जियां भी आपके लिए संसाधन हुई। ओके। जल विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तकों सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं के उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है ना। यानी कि आप पानी का, बिजली का, रिक्शा का, सब्जियों का, अपनी पुस्तकों का, सब
एक तरह से कुछ एक जैसा क्या है इन सब में? तो इन सब में एक जैसा ऑब्वियसली हमारा ये संसाधन है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करना, ये इस मीन्स इसका। और प्लस उनमें सभी वस्तुओं के उपयोग द्वारा आखिरकार ये सारी वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी ही ना है। हम इनका उपयोग कर रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए तो उपयोगी कहलाएगा ना, क्योंकि इनका हम प्रयोग कर रहे हैं, इन सभी का हम प्रयोग कर रहे हैं। यदि इन सभी चीज़ों का हम प्रयोग नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए उपयोगी कहाँ से होगा? और उपयोगी इसलिए क्योंकि ये हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो इन्हें ही हम, एक और शब्द है आपके सामने, प्रायोज्यता, है ना, कि प्रायोज्यता किसे कहते हैं? प्रायोज्यता इन्हीं को कहते हैं, उपयोगी को। जो भी वस्तुएं अथवा पदार्थ आपके लिए उपयोगिता है, मतलब कि जिन वस्तुओं का, पदार्थों का उपयोगिता है हमारे जीवन में, वही हमारे लिए प्रायोज्यता कहलाती है। ठीक है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। बिल्कुल सही। अम्मा यह बताना चाहती है, राजू यह जानना चाहता है कि कोई भी संसाधन, हम आखिरकार कोई भी वस्तुएं संसाधन कैसे बनती है। अम्मा यह समझाती है बच्चों को कि जब समय कोई भी वस्तु, मतलब हर संसाधन तब बनता है, कोई भी वस्तु संसाधन तब बनता है जब उनका अपना कोई मूल्य होता है ना, अथवा उनकी उपयोगिता होती है, तब जाकर के वो संसाधन मूल्यवान होते हैं। तो इट मीन्स यही है कि यदि कोई भी वस्तुएं तब होंगी जब उनकी हमारे लाइफ में, जीवन में वैल्यू होगा। वस्तुएं बहुत प्रकार की है ना माय फ्रेंड्स, बहुत प्रकार की हैं। रास्ते में आप जा रहे हैं, आपको मिल रहे पत्ते पत्थर जो भी मिल रहे हैं, पत्ते पत्थर, तो ऐसा तो नहीं कि वो आपके लिए वैल्यू रखता, या आप उनको उठा करके सीधे घर पर ले आते हो क्योंकि वाह कितना अच्छा है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा वैल्यू नहीं। आप नहीं कहते हैं किसी भी जगह पर, किसी भी फ्रेंड्स या किसी भी सर्कल में, तो वाह वाट अ मैन, या फिर कितना वैल्यूबल ये पर्सन है ना, ये बहुत वैल्यू रखने वाला पर्सन, इसीलिए इसे ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी उपयोगिता, डिमांड ज़्यादा है मार्केट में उन व्यक्ति की या उनके थ्रू काम की। तो ये चीज़ है कि उसी तरीके से जिन सामान की उपयोगिता ज़्यादा है मार्केट में, या उनका डिमांड ज़्यादा है, उनका वैल्यू ज़्यादा होगा ना, उनको ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करेंगे और ज़्यादातर उन पर ध्यान देंगे, तो वो संसाधन उन लोगों के लिए, सभी के लिए मूल्यवान हो गया ना। मूल्यवान का कहने का मतलब उस चीज़ की वैल्यू है ना, उन वस्तु का क्या उपयोगिता जितना हायर होगा उसकी वैल्यू उतनी हायर होगी ना। तो अम्मा यह समझाना चाहती है राजू को और बच्चों को कि यह जो संसाधन है उनकी उपयोगिता ही उनको मूल्यवान बनाती है। यदि उपयोगिता उनकी नहीं होगी ज़्यादातर, तो वो मूल्यवान होंगे कहाँ से, है ना। और यहाँ पर मूल्य का अर्थ महत्व से है ना, सिर्फ और सिर्फ पैसों से नहीं है, महत्व से है, महत्व को दर्शाता है, तब तो वो मूल्यवान बने, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है ना। कुछ संसाधनों का बिल्कुल सही आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बिल्कुल सही। हम जानते हैं कि दो प्रकार का, देखिए मूल्य का भी दो प्रकार करता था, एक आर्थिक मूल्य और एक आर्थिक मूल्य नहीं देख सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर धातुओं को देखें आप, तो धातु की भी एक मूल्य होती है ना, वो पैसों से हमें मिलते हैं। यदि किन्हीं भी लोहा या फिर किसी भी धातु को यदि हम खरीदते हैं, सोना चांदी बाहर कोई भी हो, तो उनके लिए हमें पैसे चुकाने पड़ते, पैसे देने पड़ते, तब तो हमारे पास आते ना। फ्री में जाके हम लेकर आना चाहेंगे तो ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बिना पैसों का मूल्य चुकाए हमें वो नहीं मिलेगा। आज तो देखें तो हर चीज़ पैसों से ही मिलती है ना, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पैसों से नहीं मिलती है। जैसे यहाँ आपके सामने दिया हुआ मनोरम भूदृश्य है ना, इसका आर्थिक मूल्य नहीं है। ये कहने का तात्पर्य है कि जो प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है, कुछ चीज़ें जैसे हवाएं हो गई हैं
या जल भी हो गई हैं। अब तो जल में भी मतलब मूल्य थोड़ा देना पड़ता है ना, लेकिन मनोरम भूदृश्य है, प्राकृतिक जो नेचर का बनाया है खूबसूरत सा जो नज़ारा है उसे देखने के लिए तो आपको तो नहीं ना पैसे चुकाने पड़ते हैं। वही पॉइंट्स को इस पैराग्राफ में कहा गया है ना। तो कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं और आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, है ना। माय फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ में आपको कहा जा रहा है कि कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। बिल्कुल सही। फॉर एग्जांपल हम आपको ले लेते हैं लैंड, है ना, भूमि। भूमि जो है, जैसे कि हमारे दादा लोग बताते हैं कि हमारी जो ज़मीनें हैं हमारे समय में कुछ हज़ार में आ जाती थी, 10,000 9,000, ये तो बहुत सस्ते में, कुछ कुछ तो इतना होता था कि फ्री में भी दे देते थे, अच्छा बिहेवियर देख करके या जो भी। लेकिन आज के समय में जाइए तो कितना भी आप अच्छा बिहेवियर दिखा लीजिए, क्या आपको कोई ज़मीन का टुकड़ा फ्री में दे दे? ऐसा नहीं हो सकता। आज जो हमारा जो ये चल रहा है, आज का आप लैंड का अच्छे से मार्केटिंग वैल्यू देख लीजिए, मार्केटिंग यहाँ का रेट पता कर लीजिए, लाखों क्या करोड़ों तक भी चला जाता है ना, क्योंकि इसकी जो उपयोगिता है ना वो बढ़ती जा रही है और ये मूल्यवान होते जा रहे हैं समय के साथ साथ। समय के साथ साथ ये बढ़ता गया। अभी वही ज़मीन जो हमारे दादा कर देते आज हमारे समय में उस ज़मीन का पता करें तो वो लाखों में बिक रहे हैं, लाखों लाखों में, इतने कि हमारे लिए भी वो सोचना पड़ता है ना। तो एक तरह से देखिए उस समय और अभी समय का, तो ये समय के उस समय उनकी वैल्यू नहीं थी उतनी, क्योंकि ज़रूरत के साथ और जिस तरीके से कहते हैं ना कि उपयोगिता बढ़ती है और वो वस्तु कम होती जाती है, उसकी उपयोगिता ज़्यादा बढ़ती है, तो ऑब्वियसली मूल्यवान होते जाता, मूल्य उसकी बढ़ती जाएगी ना। अब तो उनकी वैल्यू अब बढ़ गई है ना। जैसे कि दादी का आप फॉर एग्जांपल देखिए, दादी का जो घरेलू उपचार नुस्खे हैं वो कितना बेटर होता है कि यदि घर में दादी को कुछ बीमार पड़ जाओ, परेशानी हो, दादी यदि पुराने से पुराने नुस्खे बना करके यदि हमें काढ़ा बना के पिला दे, मालिश कर दे या फिर कुछ स्टम्पिंग कर दे या कुछ ऐसा चीज़ खिला दे जो जिससे रिलैक्समेंट लगता है, बॉडी को बहुत अच्छा लगता है, 2-3 दिनों में हम वापस स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन क्या उनके लिए कोई हमें मूल्य चुकाना पड़ता है? दादी को वाणिज्य मूल्य नहीं है, उनका कोई वैल्यू नहीं होता। ऐसा नहीं कह रही वाह दादी आप तो इतना पैसा हो हमें ये कर दिया, यही हम डॉक्टर के पास चले जाएं और वही छोटा सा हमें फीवर हो जाए, कुछ खांसी सर्दी जुकाम, उनके लिए हम वहाँ जाते तो हम वहाँ पर आर्थिक रूप से उनका मतलब चुकाना पड़ता है पैसा। और प्लस यहाँ आपके सामने एक शब्द का प्रयोग किया गया है ये है पेटेंट, है ना। पेटेंट होता क्या है तो पहले इसे समझ लेते हैं। पेटेंट, है ना, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। ये पेटेंट होता क्या है? पेटेंट कहने का तात्पर्य एक तरह से, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर पढ़ा कि दादी के नुस्खे है ना, तो ये जो दादी का जो ये घरेलू उपचार था, यदि इनको घर में ये नॉर्मल रेमेडी के थ्रू हमें यूज़ करके बताएं और हम उनका उपयोग करें तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आर्थिक मूल्य नहीं है, है ना, पैसों से कोई ऐसा कोई मूल्य नहीं। लेकिन यदि यही चीज़ जो वो उन्होंने जो घरेलू नुस्खे हमें बताए, है ना, नुस्खों को, घरेलू जो नुस्खे इनके द्वारा जो हमें बताए जाएंगे उनका यदि हम मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते हैं, यदि उनका मेडिकल करा ले और वो बेच करके यदि उसका हम पेटेंट करा लेते हैं ना, पेटेंट करा लेंगे तो वो मूल्यवान हो जाएंगे। वही नुस्खे जो वो दादी द्वारा हमें बताए गए वही मूल्यवान, उनकी वैल्यू हो जाएगी ना, बढ़ जाएगी आर्थिक रूप से भी और ऐसे भी। क्यों? क्योंकि हमने उनका पेटेंट करा लिया। यही है पेटेंट का तात्पर्य, यानी कि एक ऐसी सोच, एक ऐसा विचार जो सिर्फ और सिर्फ आप ही सोच सकते हो, आपके अकॉर्डिंग ही वो रहे, आपके अलावा वो दूसरा कोई ना सोच सके। यदि दूसरा सोचता है, आपके बाद भी दूसरा सोचता है, तो उसके पहले जो आप सोच चुके हो तो उसका आविष्कार जो आप कर चुके हो और वो आप मेडिकल करा करके और फिर सरकार के द्वारा उस चीज़ को आप सभी जगह पब्लिश कर दो और फिर दोबारा कोई आए तो वो अपने तरीके से चलाए, उसका कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। वो सिंगल और सिंगल एकमात्र आपका ही आविष्कार कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर एकमात्र अधिकार का उपयोग किया गया है। फॉर एग्जाम्पल बुक आजकल इतनी जो पब्लिश हो रही है, यदि बड़े बड़े जो पब्लिश की गई हुई किताबें होती हैं
उनको हम देखते हैं कि जो भी राइटर उनको लिखते हैं वो एक ही वही बुक उनका ही चलता है, दोबारा नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो अपना पेटेंट करा लेते हैं कि उनका ही द्वारा किया गया कोई कॉपीराइट मार्केट में दोबारा ना आ जाए। यदि कॉपीराइट मार्केट में आता रहेगा तब तो फिर उस बुक की वैल्यू ही नहीं रहेगी, और उनके द्वारा उनमें जो भी चीज़ें लिखी गई उनके तरीके से वो सब फेल हो जाएंगी ना। तो वो सिर्फ एकमात्र उनका अधिकार है, इसलिए उन्होंने पेटेंट करा लिया है, सरकार की अनुमति करा लिया है, रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, ताकि वो दोबारा यदि कोई ले तो उनकी अनुमति के अनुसार ही वो हो, है ना। तब तो उसका मतलब वैल्यू रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और शब्द का प्रयोग किया गया है, ये है प्रौद्योगिकी। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है। बिल्कुल। अब ये प्रौद्योगिकी क्या होता है? तो प्रौद्योगिकी कहने का तात्पर्य एक तरह से आपका प्रौद्योगिकी कहने का तात्पर्य टेक्नोलॉजी से है। जैसे पहले जो पढ़ने का तरीका हुआ करता था वो इस बहुत उतना टेक्नोलॉजी भर नहीं होता था, बहुत सिंपल सिटी के साथ बहुत जगह तो पेपर पेंसिल इन सब का उपयोग धीरे धीरे किया गया, समय के साथ साथ बढ़ता गया। फिर उसमें विस्तार हुआ, नवीनतम ज्ञान आया, बहुत लोगों की खोज आई अपना अपना, फिर पेपर पेन पेंसिल चला, फिर हम लोगों ने स्कूल ज्वाइन किया, फिर बोर्ड आया, फिर हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड देखा, और अब तो डिजिटल बोर्ड्स आ चुका है ना माय फ्रेंड्स। और अब देखिए, अब हम मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं, डिजिटली कंप्यूटर पे भी पढ़ते हैं। तो ये सब अचानक मतलब एक बार में तो नहीं हुआ होगा ना। इन सब को होने में जो वक्त लगा है ना, जो वक्त लगा धीरे धीरे, और ये जो वक्त लगा उन वक्त में किसी ने कोई ना कोई खोज करता ही रहा होगा ना, अपना माइंड लगाता ही रहा होगा, कुछ न कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर कर अपना कौशल के थ्रू, यानी अपनी स्किल का उपयोग करके ही तो आगे इतना दूर तक हम आए ना, और भी आगे हम जा रहे हैं। क्योंकि आजकल ये चीज़ है कि हर इंसान के पास कुछ न कुछ नया अनुभव होता ही होता है, आपके पास भी होगा। आप भी कुछ न कुछ नया कौशल ट्राई करेंगे ही करेंगे, नया स्किल लाएंगे ही लाएंगे, कुछ न कुछ नया चीज़ करके दिखाना चाहेंगे और दिखाएंगे भी। तो वो एक तरह से नया टेक्नोलॉजी हुआ, आपके थ्रू लाया गया एक नवीनतम ज्ञान जो आपने उपयोग करके कुछ नया आविष्कार करना। तो वही हमारा प्रौद्योगिकी कहलाया है ना, टेक्नोलॉजी कहलाया, जो आज के ज़माने में ये बिल्कुल ज़रूरी है, और तो ही हम इतना आगे जा रहे हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने के प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। बिल्कुल सही। अब भी माय फ्रेंड्स, अब भी मैंने आप सभी से यह कहा था कि हमने अभी देखा कि समय और प्रौद्योगिकी ये दोनों ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं संसाधनों को इम्पोर्टेंट्स बनाने में, है ना, संसाधनों को परिवर्तित करने में। क्योंकि जैसा हम देखें, अब भी मैंने कहा, समय के साथ साथ हर चीज़ हुआ। यहाँ पर लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज यही अधिक संसाधनों की रचना करने में मदद करते हैं, है ना। यदि हमारी लाइफ में खोज नहीं होगा, आविष्कार नहीं होंगी, ज्ञान नहीं होंगे, विचार नहीं आएगा माइंड में, तो कैसे किसी नई वस्तुओं का हम संसाधन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कुछ नई चीज़ों का हम मतलब टेक्नोलॉजी कैसे होगा। टेक्नोलॉजी जो प्रौद्योगिकी जो विकसित हुई वो इन्हीं सब की मदद के थ्रू हुई ना। हम इतना विचार, ज्ञान, आविष्कार, खोज करते रहें कंटिन्यू, जिस वजह से हमें नहीं, आप भी कुछ न्यू चीज़ सोचोगे ना माय फ्रेंड्स, देखिए सोचते सोचते न्यू क्रिएटिव आपके माइंड में भी आता है। कुछ करने से, कुछ सोचने से, कुछ खोजने से ही हम नया चीज़, कुछ आविष्कार कर पाते हैं, और वही हमारी प्रौद्योगिकी कहलाती है ना माय फ्रेंड्स। जैसे आग की खोज की गई,
है ना, बिजली का खोज हुआ। आग की खोज कैसे हुई हम सब जानते हैं, एंशिएंट टाइम से पता है कि पत्थरों को जैसा हम पढ़ते हैं टकराने से जो चिंगारी निकली उनके थ्रू पता चला कि आग जलती है। और आज देखिए इंडक्शंस, गैस और भी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के रूप में। तो ये सब डायरेक्ट तो नहीं हुआ ना, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे समय के साथ ही बढ़ती गई ना। साथ ही साथ ये जो बिजली, जो घर बैठकर हम बिजलियों का हर उपयोगिता करते हैं और आनंद लेते हैं, वो डायरेक्ट तो नहीं हुआ, पुराने ज़माने में नहीं था। इसे होने में हमारे दादा परदादा से लेकर के आज हमारे ज़माने में आने तक के आप बीज का हर इस्तेमाल किए गए वो टेक्नोलॉजी को आराम से आसानी से देख सकते हैं, अपने परिवर्तन को देख सकते हैं, उनके जीवन काल को और अपने जीवन काल में हुए बदलावों को आप टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरीके से बदलाव होता गया, तेज़ी से विस्तार हुआ, वो भी आप देख सकते हैं, है ना। वही आपको इसमें बताया जा रहा ऊर्जा से उत्पन्न करके किस तरीके से हमें बिजली प्राप्त हुई, है ना। नवीनतम विधियों द्वारा किस तरीके से विकास हुआ, परिवहन का भी इसमें बताया जा रहा। देखिए पहले परिवहन को लेकर भी बिल्कुल भी समस्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब देखिए कितनी आसानी हो गई, घर घर वाहनों के लिए सोचना नहीं है। ओके, यहाँ देखिए अब आपके सामने आ रहा संसाधनों के प्रकार, है ना। हम संसाधनों के प्रकार को अब समझेंगे। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गित किया गया है। यहाँ 3 प्रकार के संसाधन हमें पढ़ने को मिलेंगे। पहला हमारा है प्राकृतिक संसाधन, है ना, प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, आप ये दोनों संसाधनों को अच्छे से जानते हो, लेकिन थर्ड एक मानव भी खुद भी संसाधन है। जी हाँ, आप भी एक संसाधन है, हम सब संसाधन हैं। कैसे, हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आज पहले समझते हैं प्राकृतिक संसाधन को। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है, बिल्कुल सही, और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थिति में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। बिल्कुल सही, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है ना। यहाँ हमारे सामने 2 प्रकार के संसाधनों को बताया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में विभाजित किया गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है ये हम जानेंगे, है ना। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग इनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है ना। बिल्कुल सही। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन कहने का तात्पर्य माय फ्रेंड्स सिंपल है, और माइंड में कर लीजिए कैप्चर कि ऐसे संसाधन जो जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाते हैं। इतनी भी जल्द नहीं कि आज किए कल हो जाए, ऐसा भी नहीं होता, मतलब अनवीकरणीय के मुकाबले बहुत जल्द बन करके हमारे सामने तैयार हो जाते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने जल, मृदा, वन, ये सब जो दिया हुआ है ना, ये नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन इनका हम बहुत लापरवाही से उपयोग कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत
सीमित मात्रा में है ना। इनका ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, इस्तेमाल करते जाओ मतलब ये भी है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए अभी तो बहुत सीमित मात्रा में। यदि हम जल का प्रयोग सही तरीके से नहीं किए तो हमारे फ्यूचर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी ना। हमारा तो काम चल जाएगा, लेकिन हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना उन लोगों को पड़ेगा, है ना। तो मृदा का भी हम बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, बहुत ही अति ज़्यादा उपयोग करें। आप कहेंगे किस चीज़ में, तो मृदा का उपयोग जैसा कि हम जान सकते हैं, जल, मृदा और वन, इन सभी का हम सही तरीके से उपयोग करेंगे तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी यह बचेगा और उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वनों की हम यदि कटाई करें तो हमें कोशिश करनी चाहिए जितनी कटाई हो उससे हम डबल लगाएं, ताकि वह हमारा संतुलन बिगड़े ना, हमारा पर्यावरण जैसा था वैसा है और वैसा ही बना रहे। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्षों लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों से विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। बिल्कुल सही। अनवीकरणीय संसाधन जिनका भंडार एक बार समाप्त होने के बाद नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, है ना। कुछ ऐसे संसाधन हैं जो एक बार बन जाते हैं तो उन्हें बन पाने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। वो जल्दी नहीं बन पाते और वो मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनकी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जी हाँ, ये सब हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि ये सब खत्म हो जाएंगे तो दोबारा बनने में इनको हजारों वर्षों का वक्त लग जाता है ना, या लग जाएगा। इसलिए हमें इनका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल निर्भर करता है ना। आइए हम आगे समझते हैं मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। इस पैराग्राफ में हमें यह बता रहा है कि आज जो लोहे का प्रयोग हम करते हैं, है ना, जिन लोहे का प्रयोग हम अपने ज़रूरतों को पूरा करने में, छड़ बनाने में, लोहे के औजार बनाने में, पहले चूल्हों का भी उपयोग, औजारों में उपयोग ज़्यादा किया जाता था। वो जो कोल का चूल्हा होता था ना, पहले गैस स्टोव नहीं था तो उसमें आग जलाकर खाना मतलब बनता था। ये सब हमारी अम्मा सब ये सब किया करती थी। तो उन सब में भी लोहे का ही प्रयोग होता था और लोहे की बनी हुई तवा, घर के किचन से लेकर के हथियार से लेकर के बाहर वाहनों, बड़ी बड़ी मशीनें, जितने भी आजकल इंडस्ट्री में जितने भी बड़ी बड़ी मशीनें, सब में लोहे का जो प्रयोग होता है। आप हमें बताइए, क्या वो पहले संसाधन था? नहीं था। कब तक नहीं था? जब तक कि हमने उसे लोहे में कन्वर्ट करके अपने उपयोग करने के लायक न बना दिया। इट मीन्स पहले वह शुरुआत से लोहा नहीं था, वह एक ऐसा खनिज था, वो पहले प्राचीन काल से वह एक अयस्क के रूप में था, है ना। और वह ऐसे ही निर्जीव होकर के पड़ा रहता था ज़मीन के अंदर। लेकिन हम इंसानों ने उसकी खोज की और खोज करने के बाद उसे लोहा में कन्वर्ट किया और उस लोहे का प्रयोग हम
अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में करते, तो वो हमारे लिए संसाधन बन गई। लेकिन वो पहले लोहा बनने से पहले हमारे लिए संसाधन नहीं था। लेकिन जब तक उन वस्तुओं का उपयोग हम अपने लिए नहीं करेंगे, हमारे नीड्स को कंप्लीट करने में, फुलफिल करने में वह नहीं यूज्ड होगा, तब तक वो संसाधन नहीं कहलाएंगे। जब वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे तो ही वो हमारे लिए, तो ही वो संसाधन होंगे, है ना। जैसे कि संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ हम देखेंगे कि लोग प्राकृतिक संसाधनों का, जैसे पुल, सड़क, मशीन, वाहन, ये सभी बनने में, ये सब जो बनने में मदद करते हैं, संसाधन जो मदद करते हैं, लेकिन उन संसाधन को बनाने में मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो भी हम बनाते हैं ना, पुल, सड़क, मशीन, वाहन, ये सभी के सभी मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्हें मानव ने बनाया, ये खुद तो पहले से नहीं बन गए, अपने आप तो नहीं बने। जिन भी न्यू, जो भी हमारी इंसानों के जीवन शैली को और इजी बनाने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, और उनकी ज़रूरतें सही तरीके से और बेटर तरीके से चले, उन चीज़ों को बनाने के लिए जितना स्किल का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो भी मानव अपने सामने रखता है, बनाता है, तो वही हमारे लिए मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे कि सड़क, मशीन, पुल, वाहन, ये सब जो बनाया गया, मानव द्वारा बनाया गया है ना, तो ये भी हमारे लिए मानव निर्मित संसाधन हुए। इन सभी चीज़ों को मानव ने बनाया, इसलिए ये मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे। यहाँ पर प्रौद्योगिकी भी मानव निर्मित संसाधन है, टेक्नोलॉजी भी मानव द्वारा ही लाया गया है, इसलिए ये भी प्रौद्योगिकी भी मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे, है ना। और इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, तो यही चीज़ ये बता रही है, मोना समझा रही है राजू को कि हम प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, जिन्होंने नेचर ने हमें गिफ्ट किया, जो प्राकृतिक ने गिफ्ट किया, जिसमें कोई मॉडिफाई नहीं किया गया, हम जिस चीज़ में मॉडिफाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट यूज़ करते हैं उन्हें, डायरेक्ट ही कम से कम उसमें मॉडिफाई रहती है, वो हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना। तो प्राकृतिक संसाधन का ही हम उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन में कन्वर्ट करते हैं। यदि हम पेड़ नहीं काटेंगे तो उन्हें बिना काटे हमारे कुर्सी, टेबल, चेयर्स, हमारे ज़रूरत का सामान, छोटा छोटा चीज़ पूरी नहीं होंगी, है ना। तो जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन ही के थ्रू ही हम अपनी ज़रूरतों का पूरा करते हैं। बिजली कहाँ से आई? तो ऑलरेडी रिवर यानी नदी, समुद्र, ये सब जो पानी का हम या फिर ऊर्जा इकट्ठा करके, ये सब बिजली जो मानव निर्मित हुआ, ये कैसे हुआ? प्राकृतिक के द्वारा ही हुआ ना, प्राकृतिक संसाधन थी तो उससे कन्वर्ट हुआ मानव निर्मित में। लेकिन ये दोनों किसने किया? ये दोनों किया मानव ने, इसलिए मानव भी एक संसाधन है ना। तो ये हम आगे पढ़ेंगे मानव संसाधन में। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए वे लोग कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अभी हम जस्ट पढ़े थे ना कि मानव संसाधन किसे कहा जाता है। तो मानव संसाधन जो भी संसाधनों का हम उपयोग करते हैं, इट मीन्स अभी मैंने प्राकृतिक संसाधन से लेकर के जो भी कन्वर्ट किया है मानव ने, तो वो मानव निर्मित संसाधन कहलाया है ना। जैसे पेड़ से बहुत चीज़ें बनाई गई हैं, मृदा से भी बहुत चीज़ें, हाँ, क्रॉप्स लगाए जाते हैं, उनसे फसलें आती हैं, तो उन सब से हमारे घर में अनाज आते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम मानव ने बनाई है, जैसे पुल, मशीनें, ये सब आप अभी पढ़े। तो ये सब जो मानव ने बनाया, तो प्राकृतिक संसाधन से बनाया, तो वो मानव निर्मित संसाधन बन गया। लेकिन ये दोनों जो मानव निर्मित जो बना, तो ये दोनों को देखने वाले, ये हम देखेंगे मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि ये दोनों काम मानव द्वारा हो रहा है। और प्रौद्योगिकी भी मानव द्वारा ही मिल रही है, उनके थ्रू ही प्रौद्योगिकी का
एक तरह से उनके थ्रू ही विकास हुआ, बिना मानव के तो ये नहीं होता। मानव ने ही इस चीज़ को लाया है अपने स्किल डेवलपमेंट करके या ज्ञान। तो इसमें आपको यही बता रहा है कि मानव के द्वारा ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी, ये 3 चीज़ का जो संबंध होता है ना, ये 3 चीज़ के संबंध से ही कोई न्यू प्रकार का हम संसाधन ही क्रिएट कर, और वही लोग मानव संसाधन कहलाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, जी हाँ, शिक्षा यदि हो और स्वास्थ्य, ये 2 बहुमूल्य संसाधन बनने में मदद करते हैं। और अधिक संसाधनों के निर्माण के में समर्थ होने के लिए लोगों के लिए कुशल में सुधार करने की बहुत आवश्यकता, और मानव संसाधन विकास कहलाते हैं, है ना। हम आगे चलते हैं। संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण, लेकिन उससे पहले एक यहाँ पर फिगर में कुछ दिया हुआ है आपके लिए। यहाँ कहा जा रहा है कि सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ। ये यहाँ फिगर में यह सोच रही है, न्यूज़पेपर में देखिए, और ये साइंटिस्ट है, सोच रही क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, इनकी मदद कर सकती हूँ किसानों का। यदि मैं इस तरीके से सूखे हुए फसलों को विनाश होने से बचा सकूँ, कुछ उनके लिए न्यू स्किल डेवलपमेंट कुछ डिस्कवर करके मैं कुछ उनके लिए एक ऐसा क्या कोई केमिकल बना सकती हूँ जो अनाज पे डालो तो बहुत सारे, मतलब वो सूखे के चक्रव्यूह में न आए, और सही तरीके से फसल भी हो, और लोगों को खान पान भी सही तरीके से मिल पाए, और बर्बादी भी ना हो, और किसानों का भी जीवन शैली सही तरीके से चल सके। तो इन्होंने इस चीज़ का अच्छा सा इलाज निकाला है ना। इलाज कहने का तात्पर्य वो डॉक्टरी वाला इलाज नहीं, वो अपना ट्रीटमेंट वाला नहीं इलाज। इन्होंने अपने साइंटिफिकली थ्रू अपने अनाज का एक न्यू आइडियाज़ लाए, जो कि उनका प्रयोग किया अपने ज्ञान और अपने शिक्षा और अपने कौशल के बदौलत, और वो बिल्कुल सफल हुई, और उन्होंने समाधान लाया, और जिनसे कि ये किसान बहुत खुश हुए उनके कार्य से, उनके काम से, और वे सभी उनका धन्यवाद दे रहे हैं इस फिगर में। अब आते हैं संसाधन संरक्षण। ये हमारा थर्ड, जो कि संसाधनों का संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है। बहुत सारे संसाधन समय के साथ साथ व्यर्थ हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उनका हम सही तरीके से प्रयोग करें तो हमारे साथ साथ हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो अच्छे तरीके से यूज़फुल हो। इसका हमें ध्यान कैसे रखना है, यह इसमें हम पढ़ेंगे। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। यहाँ पर एक बच्ची सपना देख रही है ना। मोना जो है वो सपना देख रही है। क्या देख रही है? मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया थी, न ही छाया थी, और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। ये मोना ने देखा, बहुत बुरा सपना देखा उन्होंने, कि पृथ्वी इस स्तर पर पहुंच गया है कि पृथ्वी पर जल सारा सूख गया है, पेड़ कट गया है, और बिना पेड़ के तो छाया मिलेगी नहीं, बिना जल के तो प्यास बुझेगी नहीं, है ना। और खाना तो कहाँ से होगा बिना पानी के। तो ऑब्वियसली सारे लोग परेशान ना होंगे तो खुश थोड़ी ना होंगे, और भोजन और छाया की तलाश में घूम रहे होंगे, और वो तो मिलने से रही नहीं इनके बिना। तो यह चीज़ मोना देख रही है ना। अब आगे क्या होता है वो पढ़ते हैं। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते, है ना। आप अपने दोस्तों से, यहाँ पर इतनी डर गई मोना अपने सपने से कि अपनी अम्मा के पास जा पहुँची अपनी समस्या लेकर के। उन्होंने कहा कि अम्मा, मैंने ऐसा सपना देखा, आप बताओ इसका क्या सॉल्यूशन है।
अम्मा ने कहा, बिल्कुल ये सपना सच हो सकता है जो आपने देखा, क्योंकि यह सपना यदि निरंतर हम गलत तरीके से संसाधनों का उपयोग करेंगे, सही तरीके से उपयोग न करेंगे, हद से ज़्यादा पानी को यूज़ करेंगे, जितना ज़रूरत है ज़रूरत से ज़्यादा वेस्टेज करेंगे, हद से ज़्यादा मृदा को हम कचड़े वचड़े फेंक करके गलत पदार्थ के थ्रू उस जगह की भूमि को यदि हम उपजाऊ न हो करके यदि अनउपजाऊ बनाएंगे, और वायु को भी पॉल्यूशन के थ्रू यदि डस्ट डे टू डे होगा, तो ये सब होने के कारण हमारे पृथ्वी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जो कि ये सब हमारे लिए ही नुकसानदेह है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए है और हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर ये हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो और ये जो अम्मा ने यह भी बताया कि नवीकरणीय संसाधन का यदि सतर्कतापूर्वक हम लोग नहीं उपयोग करेंगे तो ये अनवीकरणीय में बदल जाएंगी, है ना। और नवीकरणीय हम जान रहे हैं क्या होता है। राजू ने पूछा कि तो हम क्या करें, हमें कैसे इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। अम्मा ने कहा, अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। नीचे यहाँ संसाधन संरक्षण कैसे कहलाता है वो भी बता दिया गया है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण और संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण वे अनेक तरीके हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि संसाधन का सतर्कतापूर्वक यदि हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, और नवीकरणीय के लिए समय देते हैं, हमें उन्हें नवीकरणीय फिर से पुनः निर्मित होने का भी समय देना चाहिए दोस्तों। यदि वो फिर से पुनः निर्मित होने का हम उन्हें समय नहीं देंगे तो वो तो अनवीकरणीय हो जाएंगे, और हम जानते हैं अनवीकरणीय संसाधन इतनी जल्दी नवीकरणीय नहीं होते हैं, उनको होने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। उतने समय तो हम जिंदा नहीं रह सकते ना, और जिंदा है तब तक भी हमें उनका ध्यान रखना चाहिए ताकि वह नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे लिए रहे, और जिंदा भर में भी सही तरीके से हम उनका उपयोग कर सकें। इसके लिए संसाधन संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। तो नवीकरणीय दोबारा उसे बनने के लिए हमें समय देना चाहिए, उनका उपयोग इस तरीके से करना चाहिए कि वही हमारे लिए संसाधन संरक्षण कहलाता है। उनको नवीकरणीय में बदलने का जो समय देना वही संसाधन संरक्षण है। और संसाधनों का संरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो अभी तो हमारे लिए काम के लिए है ही, अभी तो वो भविष्य के लिए भी होता है। भविष्य भी सुरक्षित और संतुलन बनाए रखने के लिए भी है ना। और यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, सतत पोषणीय विकास। कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय विकास को हम समझते हैं। सतत पोषणीय विकास को यहाँ पर आपको दिया गया है कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, है ना, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। लिखा हुआ है ना, अभी मैंने कहा ना आप लोगों को कि ये अभी नहीं अपितु हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी होना चाहिए। वही सतत पोषणीय विकास है। सतत पोषणीय विकास को समझने के लिए माय फ्रेंड्स एक शब्द और है कि हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि हमारे प्राचीन काल से हमारे पूर्वज जो थे वो यदि सही तरीके से संसाधनों का उपयोग नहीं करते तो शायद हमें इतना ईजी तरीके से हमारी लाइफ स्टाइल आज नहीं होती, क्योंकि उनकी बदौलत कुछ चीज़ें हैं जिनका उन्होंने काफ़ी सावधानी से और सीमित मात्रा में उपयोग किया था, जिन कारण हम आज उन वस्तुओं का उपयोग सही तरीके से अपने तरीके से और भी मॉडिफाई करके कर रहे हैं, है ना। तो जैसे अयस्क को हमने पढ़ा पहले से नहीं, अयस्क के रूप में था लो, उसका कोई भी उपकार मतलब उसका कोई भी हम लोगों ने बनाया नहीं था, कुछ भी उसका वस्तु का उपयोग हम लोगों ने, मानव ने उसको कन्वर्ट करके लोह में बदल करके उसकी उपयोगिता बढ़ा दी, और उसके बाद हम लोगों ने उसका एक से एक वस्तुएं बना करके अपनी जीवन शैली को और सुधारे। तो वो जो हमारे उपयोग में पहले से पड़ा हुआ रहा या पहले बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल हुआ होगा तो ही तो आज हमें वो ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है ना। पहले जल का उपयोग लोगों करते थे, नदी या फिर तालाब से कोशिश करते थे, घर घर में ये क्या बोलते हैं उसको, कुआं, इंद्रा हुआ करती थी और चापाकल हुआ करती थी,
तो लोगों को पानी भी बस उनके ज़रूरत के हिसाब से ही प्राप्त होती थी। लेकिन आज हर घर में देखिएगा, हर शहर गांव मोटर है ना, फिक्स्ड है। अब वहाँ ज़मीन से निकाले जाया जा रहा है पानी, ज़बरदस्ती खींचा जाया जा रहा है। तो पानी का तो एक तरह से मिसयूज़ हो रहा है ना, जितना ज़रूरत चाहिए उससे ज़्यादा भी हम लोग निकाल करके वेस्टेज करते हैं। नल खुला छोड़ देना, या फिर घर में कुछ जहाँ जितना ज़रूरत है, जहाँ 1 बाल्टी का पानी है वहाँ पर हम 3-4 बाल्टी भी वेस्टेज कर देते हैं। तो ये सब जो हमारी जो दिनचर्या है ना, उस चीज़ को हम थोड़ा सुधार ला करके संसाधनों का संरक्षण भी कर सकते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं कि एक व्यक्ति उपभोग को कम करने वस्तु के पुनःचक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्न बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। बिल्कुल सही, सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम आपसे, आप हमसे, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हमारा भी ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा ना। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस को डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैली बनाए, है ना। उस शाम बच्चों और मतलब उस शाम को, उसी शाम को, जिस शाम को ये सब बातें हुई, उनमें बच्चों को काफ़ी चीज़ें पता चली। और जब पता चलती है ना तो लगता है ना कि कुछ करे, ऐसा नहीं शांत बैठे। हम बहुत चीज़ों को जब जानते हैं तो हमारे अंदर वो एक बेचैनी हो जाती है उस चीज़ को करने का, नया चीज़। तो जब इन्हें पता चला तो उसी शाम को बच्चों ने और बच्चों के मित्रों सभी लोग आए और पुराने जितने भी समाचार पत्र थे, यानी कि जितने भी न्यूज़पेपर थे, अखबार थे, व्यर्थ वस्त्र थे, यानी कि जो भी वेस्टेज क्लॉथ्स थे, कपड़े थे पुराने, और बांस की डंडियों से लिफाफे और ख़रीदारी के लिए थैले बनाए। वाह क्या बात है, इन्होंने थैले बनाए, है ना। मोना क्या कहती है, देखिए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। कितनी अच्छी बात बोले ना, बिल्कुल बहुत अच्छा मुस्तफ़ा ने बात कही है कि अपने संसाधन को बचाना हमारा ये फ़र्ज़ है कि जो भी हमारे संसाधन हैं उन्हें हमें बचाना चाहिए ना। ये सब कितनी वैल्यूबल संसाधन है ना हमारे लिए, इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिनसे हमारा जीवन चलता है। हमें उन्हें भी रक्षा करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, है ना, उसका बचाव करना चाहिए अपनी पृथ्वी को सजीव रखने के लिए, ताकि हमारी पृथ्वी कभी मरे नहीं, वो हमेशा जिंदा रहे जैसे अब तक जिंदा रही है। और ये चीज़ रखना एक बहुत ही अच्छा कार्य है। इससे अच्छा कार्य क्या होगा बताइए माय फ्रेंड्स, इससे अच्छा और कोई कार्य होगा। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। देखिए कितना अच्छा बात बोल रही हैं। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है ना। बहुत से पेड़ कटते हैं तभी तो आपको पेपर मिलते हैं ना सामने पढ़ने के लिए, यहाँ पर लिखने के लिए। आपके पास जो बुक्स कॉपी है मेज़ में या आपके घर में या आपके पास, वो ऐसी नहीं है। उन्हें बनाने में काफ़ी सारे पेड़ों को कटाई की गई है ना। तो हमें उन हर चीज़ों का, हर बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए कागज़ व्यर्थ न हो, इस बात का भी तो ध्यान देना चाहिए। जो काम हमारा एक पेज में हो सकता है उन्हें हम 2-3 पेज में क्यों बनाएं। एक पेज में सिर्फ 2-3 वर्ड्स लिखकर या फालतू के चित्र बनाकर 1-2 या फिर कुछ भी लिख करके क्यों पेज को फाड़ कर फेंकना। क्यों ना हम उसको सतर्कता से सही चीज़ लिखें, माइंड में पहले से सोच करके। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो, मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा। मुस्तफ़ा कहता है, यानी मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि मैं ये पूरी तरीके से ध्यान दूंगा कि व्यर्थ यानी कि दिन में बिजली न चले, जहाँ कोई ना हो वहाँ पर फ़ैन ना ऑन रहे, टीवी ऐसे ही ना चले, जहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक जब ज़रूरत हो जितनी हो उतने ही हम बिजली का कार्य करें, ऐसे ही न बनाए। व्यर्थ न जाने दें, बेवजह हम किसी भी वस्तु का
अनुप्रयोग ना करें। ओके, उनका प्रयोग सही तरीके से करें। विद्युत जल और कोयले से मिलती है, क्योंकि विद्युत जो है बिजलियाँ हमें, इलेक्ट्रिसिटी हमें कहाँ से मिलती है? जल और कोयले से मिलती है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, है ना, आशा कहती है कि मैं भी यह विश्वास दिलाती हूँ कि जल का मैं पूरा ध्यान दूंगी कि जल में का एक एक बूंद मूल्यवान है। क्योंकि जब प्यास लगती है बहुत ज़ोर की, और हम दौड़ते खेलते कूदते हैं, और जब हमें थकान फील होती है, प्यास फील होता है, और उस समय हम पानी ढूंढते हैं, यदि बॉटल हमारे सामने, बॉटल में सिर्फ कुछ ही बूंद पानी हो, तो लगता है ओ गॉड थोड़ी और पानी होती तो मेरी प्यास बुझ जाती। उस वक्त हमें फील होता है कि जल कितने इंपॉर्टेंट है। या गर्मियों में बहुत जगह है कि पानी चलना बंद हो जाता है, हम नल खोलते हैं इस उम्मीद से कि पानी निकलेगा, हम पानी पिएंगे, और नहीं होता तो उस वक्त सिर्फ आंखें, निगाहें उस नल की ओर टिकी रहती है कि शायद उसमें से कुछ बूंद पानी निकलेगी और हम पी लें थोड़ी देर के लिए, तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम कुछ जुगाड़ करेंगे। तो इसलिए जल बहुत ज़रूरी है कि ऐसा समय ना आए, इस चीज़ का पहले से ध्यान रखा जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें उन चीज़ों का आसानी से हमें वो प्राप्त हो जाए, वो वस्तुएं। तो यह आशा कह रही है ना। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं, आप सभी मिलकर ला सकते हैं माय फ्रेंड्स। यदि हम सब नहीं लाएंगे तो फिर कौन लाएगा? यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? बताइए, आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है ना। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है ना। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए ना मातृभूमि पर। तो हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ पौधों को हम जितना भी कटाई हो रही हो या जितना भी विनाश हो रहा है, उनसे डबल से डबल लगाया जाए। कोई लगाए ना लगाए, हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे आसपास हमेशा लगाए, क्योंकि पेड़ पौधे से हमें वायु प्राप्त होती है। जिस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उनके साथ बिल्कुल अपोजिट होता है। यदि वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ते तो शायद हम कहाँ से लेते, हम कैसे ज़िंदा होते। और वो कार्बन डाइऑक्साइड न लेते तो गंदगी डस्ट कैसे साफ़ होती। वो डस्ट को भी मिटाने में पेड़ पौधे हेल्प करते हैं और हमें बदले में ऑक्सीजन भी देते हैं, हमारा जीवन भी वो देते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पेड़ पौधे हमारे आसपास बिल्कुल होना चाहिए, आसपास नहीं, हर जगह होनी चाहिए। और यही हमारा संरक्षण है संसाधनों का। अब हम यह सुनिश्चित करना, यह हमारा कर्तव्य भी है कि जो भी नवीकरणीय संसाधनें हैं उनका उपयोग सतत पोषणीय रहे, है ना। सतत पोषणीय आप समझ रहे हैं ना, जैसे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए, हमें भी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ना चाहिए, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सतत पोषणीय कहने का तात्पर्य निरंतर वो चला आ रहा है, जैसे पहले से बना हुआ अभी तक आया वैसे ही आगे भी वो चलता जाए। ये सब चीज़ें जो भी हमारे संसाधन हमारे सामने हैं, और पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, है ना। यानी जो जितने भी अलगाव है, अलग अलग प्रकार के हैं, जो जितने भी हैं, ज़मीन हो, मृदा हो, जल हो, वायु हो, पेड़ पौधे हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, जितनी भी प्राकृतिक संसाधन हो, उन सब का विविधता से संरक्षित की जानी चाहिए, है ना। अपने अपने तरीके से अपने अपने जीवन में पृथ्वी पर किस तरीके से बचाव के तरीके, सबको स्किल अपने अपने जो भी अपने अपने कौशल है, ज्ञान है, इन सब के थ्रू संरक्षित की जानी चाहिए। और प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि कम से कम की जानी चाहिए, है ना। हमें कोशिश करनी चाहिए पॉल्यूशन कम करने का। पॉल्यूशन क्या करे कि पॉल्यूशन कम से कम हो, है ना। हमारे वायु पॉल्यूशन कम हो, जल पॉल्यूशन कम हो, मृदा पॉल्यूशन कम हो, क्योंकि ये 3 बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है सबसे जल्दी पॉल्यूटेड होने का। सो हमें इन सभी चीज़ों को कम से कम, और इतना ही नहीं, इनके अलावा हर वो चीज़ें जो, हर वो वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, उन सभी चीज़ों का हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम हम हानि पहुंचाने वाले कार्यों को करें।
तो माय फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के थ्रू हमारा ये चैप्टर आज का संसाधन रिसोर्सेज कंप्लीट होता है। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी ये वीडियोज़ को बनाऊँ, आगे भी नेक्स्ट चैप्टर्स को बनाऊँ, आपके सामने इसी तरीके से लाऊँ। इनसे जुड़ी जो भी आपकी परेशानी हो या कुछ भी मेरे थ्रू आपको समझने में परेशानी हो तो आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे बिल्कुल राय दें। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए।